जैसे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये एसएससी और रेलवे में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका पूर्ण रूप से डिटेल भी यहाँ पर नीचे दिया गया है। सभी क्वेश्चंस का आप लोग देखिएगा, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें कि त्वरण की एसआई इकाई क्या है, इसके बारे में देखिएगा कितनी बार रेलवे और एसएससी में मिलाकर पूछा गया है। ये तो हम लोग केवल 5 बार मेंशन किया दोस्तों। अगर पूर्ण रूप से बात किया जाए, कम से कम 10 से 15 बार इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करने से पहले देखिएगा दोस्तों, एसएससी और रेलवे में ये सभी के सभी जो प्रश्न इसमें लिए गए हैं, इस वीडियो में सभी के सभी प्रश्न दोस्तों 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो 2020 के बाद जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, 2020 के बाद सिर्फ उन्हीं को हमने मेंशन किया है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है? प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। दोस्तों बात किया जाए कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है दोस्तों? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। दोस्तों यहाँ पर बात किया जाए कि कौन सा अणु है जो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों डीएनए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है प्रोटीन निर्माण में डीएनए जो होता है सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और दोस्तों आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, या फिर कोशिका का शक्ति गृह, या फिर कोशिका का पावर हाउस, या फिर कोशिका का बिजली घर, किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। एसएससी और रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अतः आत्महत्या की थैली पूछे, सुसाइडल बैग पूछे तो ये किसको कहा जाएगा? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। आत्महत्या की थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। और प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। ये तीनों चारों फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी फैक्ट। फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर आउट ऑफ सेल मतलब कोशिका का पावर हाउस, या फिर बिजली घर, या फिर शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और दोस्तों लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? यहाँ पर देखिएगा ऊपर, लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये सभी के सभी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल की बात किया जाए तो यहाँ पर देखिएगा डीएनए होता है इसका आंसर, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए प्रोटीन के निर्माण हेतु आवश्यक जानकारी को संग्रहित करता है। और एमआरएनए का निर्माण करता है। मोस्टली आरएनए का निर्माण करता है, जिस प्रक्रिया को प्रतिलेखन अपक्रिया कहा जाता है। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को तो प्रतिलेखन अपक्रिया कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। प्रतिलेखन प्रक्रिया कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिलेखन प्रक्रिया कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करें आरएनए द्वारा अमीनो अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है। आरएनए द्वारा अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण होता है, जिस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अनुवादन। इस पर आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण जो करता है तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशन या फिर अनुवादन। आरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है उसको ट्रांसलेशन बोला जाता है या फिर अनुवादन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उस उपकरण का शक्ति पावर पूछा है दोस्तों। उस उपकरण का शक्ति पावर पूछा है, पी का मान पूछा है, क्या होगा? जो 180 वोल्ट वी का मान दिया है दोस्तों, 180 वी वोल्ट स्रोत से संयोजित होने पर इतने एम्पियर का विद्युत धारा खींचता है। तो आई का मान दिया है तो कितना? 1.75 एम्पियर। 1.75 एम्पियर आई का मान दिया है।
तो पावर का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है दोस्तों V इंटू आई। ये वाला यूनिवर्सल फार्मूला है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से दोस्तों सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो P बराबर हो जाएगा दोस्तों, V का मान कितना दिया है 180 180, आई का मान दिया था 1.75। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, P का मान आ जाएगा दोस्तों लगभग 380 गुणे 2 गुना करेंगे 360 से थोड़ा कम आएगा दोस्तों, तो हो जाएगा 315 वाट। पावर का जो मात्रक होता है वाट होता है, पावर का मात्रक होता है वाट होता है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों। ये वाला फार्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों देखिएगा ये इस वाले फार्मूले पे P बराबर वी आई ये कभी कभी रिलेशन पूछता है। रिलेशन आरआरबी जेईई 2024 में केवल एक ही दिन 16 दिसंबर को 2024 वाले 16 दिसंबर को 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। 3 बार क्वेश्चन ये पूछा गया था P बराबर V इंटू आई से। P बराबर V इंटू आई से 2 बार पूछा गया था दोस्तों। इसका रिलेशन मतलब पावर वोल्ट और आई मतलब विद्युत धारा के बीच में संबंध क्या है, इसके बारे में ये वाला समीकरण पूछा गया था 3 बार, और एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। टोटल मिला के 4 बार पूछा गया था दोस्तों 2024 में। इसलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से डिटेल आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। यह किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड में जब सोडियम NaCl में H2O जल मिलाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये वाला समीकरण याद रखेगा, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। मतलब सोडियम क्लोराइड में जब हाइड्रोजन गैस जल मिलाते हैं तो अब क्रिया करने के बाद दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, बहुत है। ये प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर क्लोर अलकरी प्रक्रिया इसको बोला जाता है। क्लोर क्षार प्रक्रिया या फिर क्लोर अलकरी प्रक्रिया। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज भी पूछता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है? तो कागज़ या फिर पेपर मिल में प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ग्रीस लगे हुए धातुओं को धोने में प्रयोग किया जाता है। अपमार्जक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इन सभी के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा यह कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्ण रूप से डिटेल की बात करें तो ये हो जाएगा क्लोर अलकरी प्रक्रिया या फिर क्लोर क्षार प्रक्रिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है दोस्तों? कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। मुख्य रूप से क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। इसकी रासायनिक अपक्रिया की बात करें तो सोडियम क्लोराइड में जब जल मिलाते हैं तो रिएक्शन करने के बाद दोस्तों यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। उसके साथ साथ दोस्तों हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। अपक्रिया में दोस्तों ये तीनों उत्पाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सोडियम क्लोराइड में जब जल मिलाने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? सोडियम क्लोराइड में जल में मिलाने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? कौन सा उत्पाद बनता है गैस के फॉर्म में? तो हो जाएगा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये दोनों तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा या फिर इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जितना आसान क्वेश्चन है दोस्तों इतनी बार ये पूछा जाता है। जितना आसान क्वेश्चन है यह क्वेश्चन उतनी बार रिपीट होता है। यह SSC में भी दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है। केवल हमने इसमें RRB मतलब रेलवे का ही केवल मेंशन किया है। बोला गया दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान को M से करते हैं, वेग को V से। ये क्या होता है? P बराबर होता है M इंटू V। ये P पावर नहीं है, P है संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। P बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये वाला फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर है 20 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब संवेग यहाँ पर सूत्र जो होता है, अब संवेग कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है, यह भी क्वेश्चन पूछता है। संवेग कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ये मात्रक भी दोस्तों बहुत बार पूछता है, इसको नोट कर लीजिएगा। संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दोस्तों कोई डाउट लग रहा हो पिछले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हुआ है, कोई डाउट लग रहा है तो कोई डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, निस्संदेह पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग हमारा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, मेरु रज्जु किस ऊतक से बनी होती है। मेरु रज्जु दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मानव बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेरु रज्जु। ये दोस्तों आरआरबी टेक्नीशियन में लगातार 2 बार पूछा गया था, वो भी अभी पिछले वाले एग्जाम में लगातार 2 बार शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में पूछा गया था। तो मेरु रज्जु किस ऊतक से बनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका ऊतक से, तंत्रिका ऊतक से। अच्छा, मेरु रज्जु की बात करें तो ये किससे कनेक्ट होता है, तो इसको बोला जाता है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है मेरु रज्जु। अब ये दोस्तों क्या करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसके नर्वस सिस्टम से दोस्तों क्रिया समन्वय को, जैसे हमारे शरीर में जो कार्य होता है, अलग अलग बॉडी का अलग अलग अंग का अलग अलग कार्य होता है, उसको दोस्तों संपन्न कराना, उसी को संपन्न कराना मेरु रज्जु का कार्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग यहाँ पर नीचे पूर्ण रूप से डिटेल देख सकते हैं। देखिए मेरु रज्जु क्या होता है दोस्तों, ये रीढ़ की हड्डी होती है, तंत्रिका ऊतक से बनी होती है, तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। इसका क्या काम होता है, जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के बीच समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करती है। अच्छा, ऊतक कितने प्रकार के दोस्तों, मानव में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। मानव में ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों उपकला ऊतक, दूसरा होता है संयोजी ऊतक, तीसरा होता है मांसपेशी ऊतक, चौथा होता है तंत्रिका ऊतक। इन चारों ऊतक के बारे में आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, हमेशा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, याद रखिएगा। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उपकला ऊतक क्या होता है, यह बाहरी सतहों और आंतरिक अंगों की परत बनाता है, जो सुरक्षा, अवशोषण और स्राव को कार्य करता है, स्राव का क्या कार्य करता है। संयोजी ऊतक क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, यह शरीर के विभिन्न अंगों, भागों तथा ऊतकों को जोड़ता है और उन्हें सहारा, संरचनात्मक मजबूती प्रदान करता है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, अस्थि, रक्त और वसा। ये दोस्तों एग्जाम्पल पूछता है, मतलब संयोजी ऊतक, अस्थि किस ऊतक का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। रक्त पूछेगा तो हो जाएगा दोस्तों संयोजी ऊतक। वसा कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। दोस्तों मांसपेशी ऊतक की बात करें तो मांसपेशी ऊतक हो जाएगा, यह शरीर की गति और संचलन के लिए जिम्मेदार होता है, जो मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। और दोस्तों तंत्रिका ऊतक की बात करें तो यह मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है, जो विद्युत संकेतों के माध्यम से शरीर संचार और संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से भी दोस्तों इस वाले क्वेश्चन से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। 1 नंबर आप लोग पक्का हो जाएगा इस क्वेश्चन से, केवल इस वाले क्वेश्चन से। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से विषमांगी मिश्रण का क्या उदाहरण है। दोस्तों पहले बात करें मिश्रण क्या होता है। मिश्रण दोस्तों कितने प्रकार का होता है। मिश्रण दोस्तों 2 प्रकार का मिश्रण होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण में दोस्तों क्या बात करें, पार्टिकल साइज की बात करें तो 1 नैनोमीटर से कम, इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम। अब दोस्तों बात करें विषमांगी मिश्रण, तो विषमांगी मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों कोलाइड, एक होता है निलंबन।
एक होता है कोलाइड, एक होता है निलंबन। कोलाइड का पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर। और निलंबन का पार्टिकल साइज होता है 1000 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा। और दोस्तों बात करें इनमें से क्या विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो धुआं तो दोस्तों विषमांगी मिश्रण है, ये होता है कोलाइड के अंतर्गत आता है। पानी में रेत, ये भी दोस्तों विषमांगी मिश्रण आता है, ये निलंबन में आता है। दूध, यह दोस्तों कोलाइड विलयन है, यह भी एक विषमांगी मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। धुआं और दोस्तों धुआं और दोस्त है कोलाइड विलयन का उदाहरण। और पानी में रेत है दोस्तों निलंबन विलयन का उदाहरण, निलंबन विलयन का उदाहरण। यहाँ पर पूर्ण रूप से आप लोग डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। विषमांगी मिश्रण जो है, तो समांगी मिश्रण में केवल एक होता है जिसका पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से कम होता है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और समांगी मिश्रण का जो उदाहरण होता है, जैसे हवा है समांगी मिश्रण, लेकिन हवा में जो धुआं होता है वह है विषमांगी मिश्रण। पानी में नमक का घुलना, यह है समांगी मिश्रण। पानी में नमक का घुलना, पानी में चीनी का घुलना, पानी में चीनी का घुलना भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और यह है दूसरा है होता है दोस्तों विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, यह अवयव समान रूप से मिश्रित नहीं होता है, एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, इसकी सीमाएं स्पष्ट होती हैं और इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों समांगी मिश्रण के विलयन को नग्न आँखों से आप लोग नहीं देख सकते हैं। यह 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है कोलाइड, दूसरा होता है निलंबन। कोलाइड में कणों का आकार होता है 1 से 1000 नैनोमीटर, बल्कि दोस्तों निलंबन का होता है 1000 नैनोमीटर से बड़ा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसके गुण क्या होता है, कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, कभी कभी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन ये प्रकाश फैलाते हैं, मतलब टिंडल प्रभाव ये शो करते हैं। ये वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, टिंडल प्रभाव किस विलयन के द्वारा देखा जा सकता है, तो टिंडल प्रभाव हो जाएगा दोस्तों विषमांगी विलयन में कोलाइड के द्वारा, विषमांगी मिश्रण में कोलाइड के द्वारा टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। इसका उदाहरण की बात करें दोस्तों तो हो जाएगा धुआं, दूध, कोहरा और जेली। दूध, धुआं, कोहरा और जेली, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोलाइड विलयन के। लेकिन दोस्तों निलंबन की बात करें तो इन्हें नग्न आँखों से देखा जा सकता है और ये नीचे बैठ जाते हैं। और नीचे बैठने को क्या बोला जाता है दोस्तों, अवसाधन। नीचे बैठने को पार्टिकल को किसी विलयन में नीचे बैठने को क्या बोला जाता है, अवसाधन बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो जाएगा पानी में रेत, पानी में चॉक का घुलना, विनेग्रेट, सलाद ड्रेसिंग, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानव प्रजनन से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में पूछता है। तो इसमें पूछा गया है अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक कौन ले जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंड वाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंड वाहिनी या फिर फेलोपियन ट्यूब। अब इसी में दोस्तों निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया इसी में होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, फेलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। दोस्तों बात करें गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, हिंड वाहिनी क्या होता है, इन सभी के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने का काम हिंड वाहिनी या फिर हिंड नलिका, फेलोपियन ट्यूब का कार्य करती है और इसी नली में निषेचन होता है, इसी नली में निषेचन होता है। अब गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, तो गर्भाशय ग्रीवा की बात करें दोस्तों, गर्भाशय के निचले हिस्से और योनि के बीच कड़ी होती है। गर्भाशय के निचले हिस्से और योनि के बीच कड़ी होती है, जो मासिक धर्म चक्र के दौरान रक्त के प्रवाह, संक्रमण से सुरक्षा, शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुँचाने मतलब वल्गम द्वारा, और गर्भाशय के समय भ्रूण को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये गर्भाशय ग्रीवा से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन बनता है, गर्भाशय ग्रीवा से बहुत बार क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अपरा क्या होता है दोस्तों, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि दोस्तों प्लेसेंटा का काम होता है भ्रूण में, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है उसको दोस्तों प्रोटीन प्रदान करना और दोस्तों अन्य हार्मोन्स का स्राव करना अपरा प्लेसेंटा का कार्य होता है, अपरा या फिर प्लेसेंटा का कार्य होता है। देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को ऑक्सीजन या फिर पोषक तत्व पहुंचाने या फिर भ्रूण को ऑक्सीजन या फिर पोषक तत्व पहुंचाने, अपशिष्ट निकालने, जितने भी कचरा वहाँ पर वेस्ट है उसको भी दोस्तों रिलीज करता है, बाहर निकालता है। हार्मोन्स का स्राव करने और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करता है। ये दोस्तों प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट है।
गर्भाशय में भ्रूण अवस्था के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है। वस्तु का भार डब्ल्यू का मान दिया है 980 न्यूटन। डब्ल्यू का मान दिया है 980 न्यूटन। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका द्रव्यमान मतलब एम का मान पूछा है, इसका द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, द्रव्यमान हर जगह पर, चाहे वो दोस्तों ध्रुव पर हो, चंद्रमा पर हो या फिर किसी ग्रह पर हो, कहीं पर हो, द्रव्यमान का मान सेम रहता है। द्रव्यमान का मान बदलता नहीं है, द्रव्यमान का वैल्यू बदलता नहीं है, उसको सेम रहता है। वैल्यू किसका बदलता है, भार का वैल्यू बदलता है जब उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी का से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो एम का मान क्या होता है, सॉरी डब्ल्यू का मान क्या होता है फार्मूले में, एम इंटू जी। तो एम का मान हो जाएगा डब्ल्यू बटे जी, एम का मान हो जाएगा डब्ल्यू बटे जी। तो यहाँ से एम का मान निकालने के लिए हो जाएगा दोस्तों एम बराबर डब्ल्यू बटे जी। डब्ल्यू का मान दिया है 980 बटे जी का मान 9.8, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा दोस्तों 100 kg। ये द्रव्यमान का मात्रक जो होता है kg, द्रव्यमान का मात्रक है kg। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है kg। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों नोट करिएगा, ये परिभाषा मतलब डेफिनेशन के फॉर्म में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान जो केजी वाला होता है द्रव्यमान, मान लीजिए पृथ्वी पर 100 केजी है, जो चंद्रमा पर उसका मान कितना होता है। तो आप लोग 1/6 करके मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं पर चेंज नहीं होता है। चेंजेज जो होता है दोस्तों भार में होता है, वेट में होता है चेंजेज। अगर दोस्तों वेट पूछेगा कि 100 केजी है उसका भार, तब दोस्तों 1/6 कर लीजिएगा। अगर द्रव्यमान पूछेगा तो दोस्तों 1/6 नहीं होगा, वो सेम रहेगा। मतलब 100 केजी का अगर पृथ्वी पर है तो चंद्रमा पर भी 100 केजी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा कितनी बार ये रेलवे में पूछा गया है, हाल फिलहाल में हमने इसको मेंशन किया है। लेकिन अगर एसएससी की बात करें दोस्तों, एसएससी में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछा गया होगा एसएससी में भी। तो दोस्तों पूछा है त्वरण की एसआई इकाई क्या है। त्वरण की एसआई इकाई क्या होता है। त्वरण क्या होता है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को दोस्तों त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन मतलब समय परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है दोस्तों, समय के सापेक्ष। तो वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, फिर हो जाएगा दोस्तों सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोस्तों बात करें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि बल का जो सूत्र होता है दोस्तों, यह बराबर एम इंटू ए, यह बराबर एम इंटू ए का होता है दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम होता है द्रव्यमान का होता है केजी। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से आप लोग डिटेल देख सकते हैं, दिया गया दोस्तों मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। कि त्वरण क्या होता है, किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है, सदिश राशि। ये वाला क्वेश्चन भी बनता है, सदिश राशि और अदिश राशि से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा वोल्ट की बात करें, वोल्ट क्या होता है, विद्युत विभवांतर या फिर विद्युत वाहक बल की उत्पन्न एसआई मात्रक। अगर दोस्तों विद्युत वाहक बल की पूछे तभी वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर पूछे तब भी हो जाएगा वोल्ट, और दोस्तों विद्युत विभव पूछे तब भी वोल्ट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। लेकिन दोस्तों बल का अगर विमीय विश्लेषण के रूप में पूछे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का हो जाए। ऊर्जा का होता है दोस्तों, ऊर्जा कार्य या फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल, ऊर्जा कार्य या फिर ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।